हेलो स्टूडेंट्स, DSCJ होम क्लासेस में मैं इमरान तांत्रे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9th हिस्ट्री का 3rd चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर आपके सामने पेश कर दिया है। तो आज मैं इसका दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक को कहां पे छोड़ा था। देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है जर्मनी में बहुत सारी हम कह सकते हैं कि ये जो असेंबली है 20 बार जो है चेंज करनी पड़ी एक छोटे से वक्फे के अंदर। तो इससे जो है जाहिर होता है कि वहाँ पर कितना जो था मीन्स जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वेमार रिपब्लिक थी, वो कितना जो थे मीन्स नाकामयाब रही, वहाँ पे नाकाम रही वहाँ की गवर्नमेंट चलाने में, वहाँ के लोगों को सेटिस्फाई करने में। तो ऐसे में लोगों का भरोसा जो है डेमोक्रेटिक सेटअप पे, डेमोक्रेसी पे से ख़त्म हो गया। तो ऐसे में क्या था कि एक ऐसी गवर्नमेंट की उनको ज़रूरत महसूस हुई जो उनको अच्छे से चलाए, जो उनके वादे पूरे करे। तो ऐसे में जो है जर्मनी में एक पूरा एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है कि कोई नया गवर्नमेंट लेके आ जाए, कोई नई गवर्नमेंट, कोई नई स्कीम्स, कोई नया प्लेटफॉर्म लेके आ जाए। तो ऐसे में जो है मैंने लास्ट चैप्टर के एंड में ही बोला था कि ऐसे में मौका मिल गया हिटलर को अपनी डिक्टेटरशिप जमाने की, जो हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, जो कि आज के लेक्चर में, जो कि आज दूसरा लेक्चर होगा इस 3rd चैप्टर का। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे, सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो ये कि आज के लेक्चर के बाद हम पूरा का पूरा जान जाएंगे कि हिटलर कौन था और उसने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई जब वो डिक्टेटर बना, जब वो हेड बना जर्मनी का। तो दूसरी बात जो आज हम जान जाएंगे वो है कि हिटलर के आने के बाद, डेमोक्रेटिक सेटअप ख़त्म होने के बाद डिक्टेटर रूल में जो है कौन कौन सी चेंजेस देखने को मिली जर्मनी में। तो ये जो है हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिटलर कौन था, जिसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में ही दिया था, जब हमने फर्स्ट लेक्चर शुरू किया था। 1989 में जो है हिटलर पैदा होता है ऑस्ट्रिया में और ये शिफ्ट करता है बाद में कहाँ, जर्मनी में, जो मैंने पहले भी बोला था आपको। जो हिटलर था इसका बचपन जो है बहुत ही गुर्बत में, बहुत ही गरीब जो है बैकग्राउंड हम कहेंगे वहाँ से आया था। बहुत ही गरीबी में उसका बचपन गुजरा। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुई तो उसने क्या किया कि वो जर्मन आर्मी में उसने अपने आप को एनरोल्ड कर दिया। यानी कि जर्मनी को उस टाइम ज़रूरत थी, जब पहली वर्ल्ड वार हुई तो उसको ज़रूरत थी ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्सेस की। तो उसमें जो है उन्होंने किसी को भी एंटर होने के लिए चांस दिया। तो हिटलर ने भी जो है अब इस मौके का फ़ायदा उठा के उसने अपने आप को जर्मनी की आर्मी में एनरोल कराया। लेकिन ये बंदा थोड़ा सा यूनिक था। हिटलर जो था यूनिक था अपने पोटेंशियल की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से बाकियों से थोड़ा सा अलग था और अपनी बहादुरी दिखाते हुए मीन्स काफ़ी ब्रेव था, आउटस्पोकन था। बहादुरी की वजह से जो है इसको बहुत सारे मेडल्स मिले, ब्रेवरी के लिए जो है इसको बहुत सारे मेडल्स मिले। यानी कि कुछ ऐसे कारनामे जो है इसने किए जर्मन आर्मी में रह के, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे मेडल्स मिले। लेकिन जब जर्मनी की वर्ल्ड वार फर्स्ट में डिफीट होती है और जब वेमार रिपब्लिक ने या फिर जो जर्मनी की लीडरशिप थी उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पे जो है साइन किया,
इस चीज़ ने जो है इसको बहुत ही हॉरिफाइड किया, हिटलर को बहुत ही दुख पहुंचाया, या फिर हम कह सकते हैं कि वो रह सा गया। वो नहीं चाहता था कि जर्मनी हार जाए, वो नहीं चाहता था कि वर्साइल्स ट्रीटी पर जो है जर्मनी की लीडरशिप जो है साइन करे, वो नहीं चाहता था कि जर्मनी की लीडरशिप जो है कंपनसेट करे जो भी एलाइड ग्रुप का जो है इस वार में लॉस हुआ है, वो नहीं चाहता था। लेकिन इन जर्मनी की लीडरशिप को मजबूरी के तौर पर जो है वो चीज़ें करनी पड़ी, जिसका सदमा जो है इसने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा, हिटलर के ऊपर पे। और इसने जो है कुछ नया सोचने की जिससे वो वापस जर्मनी को अपने उस स्टेटस पे पहुंचाए जिस स्टेटस पे वो वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले था। अब इस वार की वजह से उसने क्या किया, वो जो है कंपेल हो गया, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ज्वाइन की, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो इस पार्टी को इसने ज्वाइन किया क्योंकि इसकी सोच जो थी वो ये थी कि शायद आर्मी में रहकर मुझे कुछ गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मेरे हाथ जो है रुक जाएंगे कुछ भी ऐसा करने से जिससे मैं वापस जर्मनी को वो स्टेटस दिला पाऊं जो उसका स्टेटस पहले था। तो उसने जो है पॉलिटिकल पार्टी चेंज की। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि हिटलर जो था थोड़ा यूनिक तो था, थोड़ा स्किलफुल तो था, बाकियों से ये बिल्कुल अलग था। और कुछ टाइम के बाद जो है ये इसने इतना अपना दबदबा जमाया कि इसने जो है ये इस काबिल बन गया कि इसने इस पार्टी का नाम जो है चेंज करके नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा, यानी कि वो हेड बन गया अपनी इस पार्टी का, जर्मन वर्कर्स पार्टी का हेड बना अपने कारनामों की वजह से, अपने प्रोपागंडाज की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से, अपना आउटस्पोकन होने की वजह से। वो बहुत जल्द जो है 1919 में उसने जो है ये पार्टी ज्वाइन की और जो है अपने कारनामों की वजह से जो है ये हेड भी बन गया। और हेड बनते ही इसने इस पार्टी का नाम चेंज किया। और इसी पार्टी को, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी, यही पार्टी वो पार्टी है जिसको बाद में नाजी पार्टी कहा गया। अब जो है हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अब जो है हिटलर आ गया, प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब जर्मनी के भागदौड़ जो है संभालने के लायक जो है हम कह सकते हैं कि वो बन रहा था। भले ही वो अभी बन नहीं गया था, भले ही वो अभी एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का हेड बन गया था, बट हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म जो है सेट हो रहा था उसके आने का। उसने जब ये पार्टी बनाई, उसने जब ये पार्टी की भागदौड़ संभाली, इसकी लीडरशिप संभाली, तो सबसे पहला इसने क्या किया कि इसने प्रोपागंडा शुरू किया। हम कह सकते हैं कि अपनी स्पीच से, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्पीकर था, ये अपने वर्ड से, अपने स्पीच से जो है किसी भी इंसान को जो है अपने फेवर में कर सकता था। इतना इसका बोलने का अंदाज जो था, या फिर मोटिवेशन पावर हम जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर थी। और अपनी स्पीचेस के जरिए, अपने वर्ड्स के जरिए, अपने प्रोपागंडा के जरिए जो है इसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जर्मन पीपल को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर दिया, मोटिवेट कर दिया। अब वो प्रोपागंडा उसने क्या क्या किया, उसने सबसे पहली बात कही लोगों को कि मैं जर्मनी को वैसा ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा जैसा कि वो पहले था। इनफैक्ट मैं इसको उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा। ये उसके प्रोपागंडा का सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इसने नौकरी, बेरोजगारी जो है मेन मुद्दा होता है किसी भी सोसाइटी में, और इसने क्या किया, इसने जर्मनी के यूथ को प्रॉमिस किया कि मैं वापस आपको जॉब दिलाऊंगा। जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है जर्मनी का, मैं उनको जॉब दिलाऊंगा, मैं किसी को भी बेकार बैठने नहीं दूंगा। इस किस्म के
प्रॉमिसेस उसने लोगों के साथ किए। उसने जो है जब ये प्रोपागेंडा शुरू किया, जब इस किस्म की स्पीचेस दी, तो लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो इससे जो है हम कह सकते हैं कि ये वही रीज़न हुआ, ये जो है ये इसी स्पीचेस का जो है रिजल्ट था, ये इन्हीं वो मोटिवेशन का रिजल्ट था कि हिटलर की पार्टी का वोट बैंक जो 1928 में सिर्फ 2.6% था, 2.6% था, वो बढ़कर जो है 37% जो है पे आ पहुंचा 1932 तक, जिसकी वजह से हिटलर ने अब अपनी सरकार बनाई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हिटलर के पास जो है अब सारी की सारी पावर्स आ गई। 1933 में क्या होता है कि जो वहां के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट हिंडर्सबर्ग, जो आप ये बड़ी बड़ी मूंछ वाले देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं आप, तो ये उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। वो ऑफर करते हैं चांसलरशिप किनको? हिटलर को। तो यहां से जो है डिक्टेटर रूल जो है शुरू हो जाता है। और डिक्टेटर कौन था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। तो सबसे पहला काम जो है इसके माइंड में जो था, जर्मनी की लीडरशिप आने के बाद इसका जो मैन था वो ये था कि ये चाहता था कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप जो बना हुआ है, जो वेमार रिपब्लिक ने बनाया था, उसको जो है खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो रूल्स वहां पर बने रहें तो हिटलर जो है अपना दबदबा नहीं जमा सकता था, प्लस वो अपने हिसाब से जो है जर्मनी को नहीं चला सकता था। तो सबसे पहली बात जो उसके जहन में आई, हिटलर के जहन में आई, उसने सोचा कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप वेमार रिपब्लिक ने बनाया है उसको हम सबसे पहले खत्म कर दें। ये उसके जहन में आया। अब क्या होता है कि सडनली वहां पर आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जो वहां की पार्लियामेंट थी, जो वहां का हाउस था, वो मिस्टीरियस वे से उसमें आग लग जाती है और वो पूरा का पूरा जल जाता है। ऑलरेडी, जैसे कि मैंने अभी बोला, ऑलरेडी हिटलर के दिमाग में जो है ये चल रहा था कि वो डेमोक्रेसी को खत्म करेगा। ऐसे में उसको बूस्ट अप मिलता है जब वहां की पार्लियामेंट ही जल गई। अब पार्लियामेंट सेशंस करने का कोई स्कोप नहीं था वहां पर। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इस हादसे का, ये जो वहां पर आग लगी वहां की पार्लियामेंट में, इस हादसे का उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। हम कह सकते हैं कि वो क्लोज आया उस चीज के जो वो चाहता था, क्योंकि वहां पर फायर डिक्री लग गया पूरे के पूरे जर्मनी में। जब पार्लियामेंट के जलने के बाद वहां पर फायर डिक्री हुआ। डिक्री यानी कि एक ऐसा कोई भी मीन्स जो हेड होगा उसका जो भी कहना होगा वो एट एनी कास्ट मानना ही मानना है वहां के लोगों को। तो फायर डिक्री वहां पर हो जाता है, जिसकी वजह से जो जर्मनी के लोग थे उनके सारे के सारे सिविल राइट्स जो थे वो छीन लिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे कि राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली जाती हैं। तो ऐसे में जो है हिटलर का वो जो मंसूबा था सारी की सारी पावर्स हासिल करने का, वो उसमें कामयाब हो गया। पार्लियामेंट के जलने से, फायर डिक्री इंप्लीमेंट होने से, तो उसके पास सारी की सारी पावर्स आ जाती हैं। पावर जब आती है तो एक एक्ट पास होता है, एनेबलिंग एक्ट, जो 3 मार्च 1933 में जो है पास होता है, जिससे जर्मनी में डिक्टेटर रूल जो है वहां पर एस्टैब्लिश किया जाता है। और इस डिक्टेटर रूल की वजह से जो है सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में आ जाती है? हिटलर की के हाथ में आ जाती हैं। जो वो चाहता था और जो जिस हिसाब से वो अब काम करना चाहता था वो अब उसमें कामयाब हो गया। तो सबसे पहला काम उसने क्या किया?
उसने सबसे पहला काम उसने ये किया कि उसने वहां की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। सिर्फ एक पार्टी को उसने बैन नहीं किया, जो उसकी अपनी पार्टी थी, नाजी पार्टी जिसका नाम पड़ गया था, उसको उसने बैन नहीं किया। ये क्यों किया उसने? ये इसलिए किया कि अगर वहां पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज रहती तो अगर ये कभी कोई ऐसा स्टेप उठाता जो लोगों के फेवर में नहीं होता या फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में नहीं होता, तो वो लोग जो है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, वो उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते, जो उसके काम में, जो हिटलर के मंसूबों में खलल डाल सकते थे। इसलिए उसने सबसे पहला काम जो है शुरुआत में ही किया, उसने सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है बैन कर दिया। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस उसने लाई जर्मनी में? उसने यूएन, ये जो लीग ऑफ नेशन था, जो आज जिसको हम यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पहले जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसको हम लीग ऑफ नेशन कहते। फिर यही जो है बाद में 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो इसका ही नाम जो है हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, जो 1945 में। खैर ये बात की बात है, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मेन चेंजेस हिटलर ने आते ही जो है शुरू कर दी जर्मनी में, वो क्यों ये जो है इमीडिएट चेंजेस वो उसने सोची? क्योंकि उसने लोगों को बोला था कि मैं जर्मनी को वापस पावरफुल बनाऊंगा। इसलिए उस एम को अचीव करने के लिए उसने क्या किया कि उसने लीग ऑफ नेशंस से में जो है अपनी एंट्री जो है इग्नोर कर दी। क्यों? यहाँ पर भी वही बात आती है कि अगर वो अंडर इनके काम करता तो शायद वो अपने मंसूबों में सक्सेसफुल नहीं रहता। 1936 में इसने राइनलैंड को ऑक्युपाई किया। 1938 में इसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक बनाया और फिर स्लोगन दिया, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि उसकी फिलॉसफी क्या थी, जो आज के डेमोक्रेटिक सेटअप के बिल्कुल अगेंस्ट थी। वो कहता था कि सारे एक ही पीपल, एक ही एम्पायर के अंडर आने चाहिए और एक ही लीडर यानी कि डिक्टेटर ही जो है होना चाहिए। अब यहां से आगे, अब ये चेंजेस उसने लाई, लेकिन खाली इनसे काम नहीं बनने वाला था। उसको उसके जिम्मे जो है पूरा का पूरा जर्मनी था। उसके जिम्मे जो था वापस जो है जर्मनी को उस इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे लाना था जहां पर वो अपने लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सकता था, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता था, अपने लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जो रिक्वायर होती हैं जिंदा रहने के लिए वो दे पाता, जिसके लाले पड़े हुए थे जर्मनी में। तो उसके लिए जो है उसने क्या किया कि उसने जो है ये जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन है उसका जिम्मा उसने अपने ही एक साथी को दिया जिसका नाम था हाल्मर शाचेट। इसको जो है उसने अपना वो ये जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन था, क्योंकि मैंने बोला आपको कि ये जो इकोनॉमी को भी सुधारना था जो काफ़ी वीक पड़ी हुई थी, वर्साइल्स ट्रीटी को फॉलो करते करते जो है वीक पड़ी थी, जिसका जिम्मा इसने अपने एक साथी को दे दिया। अब हाल्मर ने क्या किया, उसने अपने कुछ प्लान वहां पर लाए। जो मेन प्रोग्राम उसने इंप्लीमेंट किया वहां पर उसका था फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते रहेंगे, अगर हम प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, उससे जो है क्या होगा, एक तो इनकम आएगी, दूसरा फिर जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन के पीछे पड़ेंगे उतना जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, जॉब्स दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम 10 कोई मान के चलिए आप 10 पेन बनाने हैं हमने, उसमें 10
10 लोग लगेंगे हमें, तो 10 लोगों को जॉब मिला। लेकिन अगर यही हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें, हम 100 पेन बनाने की कोशिश करें दिन में, तो 100 बंदे, तो मीन्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई, जब ये बिकेंगे तो इससे इनकम भी जनरेट होगी और प्लस 100 बंदे भी एम्प्लॉय होंगे। तो ये एक अच्छा प्लान था हार्मर का, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और इससे जो है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन जिसका जिम्मा हिटलर ने दिया था किसको, हार्मर को, वो काफ़ी जो है सक्सेसफुल रहा। अब जब इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन हिटलर जो था थोड़ा इम्पेशेंट सा था। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये यूनिक था, इस अपने स्किल्स की वजह से, अपने काम की वजह से ये थोड़ा यूनिक सा था, ये इम्पेशेंट सा था। हार्मर का प्लान वर्क कर रहा था, वो बहुत अच्छे से इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन कर रहा था, लेकिन ये जो हिटलर था ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी जो है रिकवरी हो जाए जो उनके लॉस हुए हैं वर्साइल्स ट्रीटी को फॉलो करते हुए, वर्ल्ड वार की वजह से लॉस हुआ है। तो वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी जो है रिकवर हो जाए, क्योंकि वो, मैंने पहले ही बोला कि वो इम्पेशेंट सा था। अब इस सिलसिले में वो जल्दी से जल्दी रिकवरी करने के लिए इसने क्या किया, इसने जो है बाकी कंट्रीज के रिसोर्सेज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब इसी रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए जो है उसने क्या किया कि उसने 1939 में, जनवरी 1939 में उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया और पोलैंड के कुछ रिसोर्सेज जो है ऑक्युपाई कर लिए। यहां से शुरुआत होती है वर्ल्ड वार सेकेंड की। देखिए, मैंने पहले भी बोला था आपको कि मैं पूरा डिटेल में आपको इन वार्स के बारे में नहीं बताऊंगा, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के या फर्स्ट वर्ल्ड वार के, लेकिन चूंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो नाजिज्म एंड हिटलर है, तो हम उसी पर्सपेक्टिव से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां से जो है शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वार, कहां से, अटैक ऑन पोलैंड पे। 1940 में, सितंबर 1940 में क्या होता है कि एक ट्राइपार्टाइट जो है पैक्ट होता है, जो साइन होता है किसके बीच में, इटली, जर्मनी और जापान के बीच में। जैसा कि आप इस मैप पे देख रहे हैं, जापान, जर्मनी और इटली, इन तीन के बीच में जो है एक पैक्ट साइन होता है, जिस पैक्ट का ये मेन एम होता है कि वो ये वार जो है इकट्ठे रहकर लड़ेंगे, जिससे जो है हम कह सकते हैं कि जर्मनी की पावर्स और थोड़ा इंप्रूव हुई, क्योंकि अभी तक वो अकेला था, इस वार में अकेला था, लेकिन अब जो है उसके साथ और 2 पावर्स आ गई, जिससे उसकी जो है उसकी पावर्स को बूस्ट अप थोड़ा सा मिला। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जर्मनी काफ़ी पीक पे आ गया था। जर्मनी जो है अब वापस उसी सिचुएशन में पहुंच रहा था जहाँ पे वो वीक पड़ा ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसका इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसका इकोनॉमी थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा था, उसके अनएम्प्लॉयड को जॉब मिल रहा था। लेकिन जब 1941 में जो है जर्मनी यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया जो है वहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ पर जो है जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा रशिया की रेड आर्मी के खिलाफ, जो बहुत ही पावरफुल और जो बहुत ही एक्टिव पार्टी थी। यहाँ तक मीन्स इस सिचुएशन तक जो है यूएसए की एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि जैसा कि पहली वर्ल्ड वार में भी जो है वो नहीं चाहता था इन जंगों में पड़ना, जब तक ना वो कंपेल हो जाता। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था 1914 में जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुई, लेकिन यूएसए की एंट्री 1917 में हुई। यहां पर भी 1939 में बिगिनिंग हुई वार की,
लेकिन 1941 तक जो है यूएसए अभी नहीं आता था, ज्वाइन कर रहा था इस वार को। वो चाहता था कि वो दूर ही रहे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वार में पड़ना मतलब अपने लोगों को जो है नुकसान में ले जाना, अपनी इकोनॉमी को एक बार फिर से डाउन करना। और ऑलरेडी जो है ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इकोनॉमिक लॉस हुआ था कंट्रीज का, चाहे वो विनिंग साइड थी या लूजिंग साइड थी, या फिर उसके बाद जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था यूएसए में, जिसकी वजह से इकोनॉमी काफ़ी लो हो गई थी, ऑलरेडी उधर से उभर रहे थे ये कंट्रीज, ये नेशंस, जिसकी वजह से जो है यूएसए अभी इंटरेस्टेड नहीं था वार में पढ़ने के लिए। लेकिन जब जापान को उसने देखा कि वो ईस्टर्न साइड में अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर रहा है और उसने बहुत सारा पार्ट जो है इंडो चाइना का एक्वायर कर लिया। इंडो चाइना जो है, इसमें हम आप ये नहीं सोचना कि मैं इंडिया और चाइना की बात करूं, इंडिया और चाइना का कुछ हिस्सा उसने एक्यूपाई किया, नहीं। इंडो चाइना जनरली बोलते थे 3 कंट्रीज को, जिसमें आती है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इन 3 कंट्रीज की तरफ वो पावर बढ़ा रहा था अपनी, इनको एक्यूपाई किया उसने जापान ने। जब ऐसा देखा उसने तो वो आहिस्ता आहिस्ता जंग की और जो है बढ़ने लगा यूएस से, क्योंकि उसको पता था कि अब जो है मुझे एंटर होना पड़ता है। लेकिन फाइनली क्या होता है, जापान जो है यूएसए के नेवल बेस पे जो है वो मींस अटैक करता है, जिसकी वजह से यूएसए कंपेल होता है अपनी नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके जो है वो इस जंग में जो है 1941 में एंटर करता है। और ये वार जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ख़त्म होती है कब? जब हिटलर की डिफीट होती है रशिया के हाथों, और जब यूएसए जो है ये जो एटॉमिक बम हैं वो गिराता है कहाँ पे? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिससे काफ़ी तबाही हुई। आप यहाँ इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये जो है हिरोशिमा नागासाकी की बम गिरने से पहले की पिक्चर है। आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, लेकिन कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। और वो जो है आप देख सकते हैं जब कितनी तबाही हुई, जो खूबसूरत सा शहर था वो एटॉमिक बम गिरने के बाद सिर्फ मलबा आपको यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ वेस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो नुकसान जिसकी वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वार का जो है कॉल ऑफ करना पड़ा। 1945 में जो है हिटलर सरेंडर करता है अपनी पावर्स को, और अलाइड पावर जो है इस सेकेंड वर्ल्ड वार का भी जो है हम कह सकते हैं कि विनर करार दिया जाता है। और बोस हिटलर और वो जो उसके प्रोपागेंडा मिनिस्टर्स थे वो सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारी करतूतें जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको बर्दाश्त किया जाएगा। तो वो फैसला सुनने से, वो अपने आप पे इल्ज़ामात सुनने से पहले ही जो है उन्होंने, हिटलर ने, उसकी फैमिली ने, उसके प्रोपागेंडा मिनिस्टर्स ने, उन्होंने सुसाइड कर दिया बर्लिन के एक बंकर में। और फिर जो है ये जो नाजीज थे, यानी कि जो ये हिटलर के बाकी साथी थे, इस नाजी पार्टी के जो है नाजिज्म के फॉलोअर्स थे, उनमें से 11 जो टॉप के लीडर्स थे, हेड्स थे, उनको फांसी दी गई। और जो बाकी के फॉलोअर्स थे, जो बाकी के लोग थे, उनको जो है लाइफ टाइम के लिए जेलों में डाल दिया गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हिटलर का दबदबा जो अभी शुरू हो रहा था यूरोप में, जो शायद इसका इफेक्ट जो है, या फिर शायद वो अपना जाल यूरोप के बाहर भी फैलाता, वो कुछ ही सालों के बाद जो है ख़त्म हो गया। और ये शायद हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा हुआ था
क्या पता उसके फॉलोअर्स एशिया में भी मिल सकते थे, उसके फॉलोअर्स अफ्रीका में मिलते, जिसकी वजह से हम सबों को नुकसान पहुंच पाता। लेकिन 1945 में ही जो है इसका दबदबा ख़त्म हो जाता है और हमें जो है उन सिचुएशंस को फेस नहीं करना पड़ा। अब ये उसको क्यों सुसाइड करना पड़ा, या फिर क्यों जो है उन लोगों को हैंग किया गया, या फिर लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजन किया गया, जेलों में डाल दिया गया, उसके कुछ वजूहात हैं। वो क्या कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जर्मनी में या फिर जर्मनी के आसपास कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से उनको पता था कि हमें जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये रेशोज़, उसने जो है 6 मिलियन जीव्स को जो है मार दिया, 2 लाख जिप्सीज को मार दिया, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को मार दिया, 70,000 डिसेबल्ड जर्मन्स को मार दिया, यानी कि जर्मनी के लोगों को भी जो है मार दिया। क्यों मार दिया इनको, क्यों जीव्स को मारा, क्यों जिप्सीज को मारा, क्यों पॉलिश को मारा, क्यों डिसेबल्ड जर्मन्स को मारा, ये सारा जो है उसकी आइडियोलॉजी में फॉल करता है, नाजिज्म की आइडियोलॉजी में फॉल करता है, जिस आइडियोलॉजी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।